हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि जो हमारा चल रहा था इंग्लिश में बेसिक सीरीज, बेसिक में हम लोग आज नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे। हम लोग का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब हो गया क्लियर कि इसका वाक्य में क्या फंक्शन है, काम क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बेसिक का नेक्स्ट सीरीज। आगे हम लोग इसमें देखेंगे। अभी बचा हुआ है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और हमारे पास वर्ब बचा हुआ है बेसिक के सेक्शन में। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। और एक क्वेश्चन जो था, जो मैंने फेसबुक पे डाला था कल, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट का गलत आया, बहुत सारे स्टूडेंट का सही भी आया। तो जो गलत हुआ है उनका वो सीख लेंगे कि कैसा सही हुआ, और जो जिनका सही हुआ अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन पहले मैं वीडियो में बेसिक आज पहले पढ़ा लूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन है आपका फेसबुक ग्रुप का क्वेश्चन, तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे और उसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको उस क्वेश्चन को सीखना है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए हमारा बेसिक वीडियो। और बेसिक वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होता है। बिना रूल्स के भी आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बेसिक में कंजंक्शन, क्योंकि हमारा हो चुका था एडवर्ब तक। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक में वो क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, कौन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है के साथ, जंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला स्थान, ठीक है। तो किसी के साथ जब किसी को जोड़ा जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सीधा शब्दों में याद रखिए कि वैसा वर्ड या वैसा ग्रामर का पार्ट जो किसी को जोड़ने का काम करेगा, ज्वाइन करने का काम, तो क्या करेगा ये, टू ज्वाइन। अब किसको ज्वाइन करेगा, तो ये या तो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, या क्लाउज को ज्वाइन करेगा, या फ्रेज को ज्वाइन करेगा, या वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, etc। मतलब सीधा शब्दों में समझ जाए कि किसी को जोड़ने के लिए जो वर्ड या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे वो हो जाएगा कॉन्जंक्शन। क्लियर है, कॉन्जंक्शन का काम है जोड़ना, टू ज्वाइन कर देना, जोड़ देना दो चीज़ को। अब दो चीज़ सेंटेंस भी हो सकता है, क्लाउज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो चीज़। क्लियर है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर कंजंक्शन जोड़ता कैसे है। क्लियर। तो जोड़ने के लिए क्या किया है कि ये कंजंक्शन को टाइप्स में बांट दिया गया है, टाइप्स में। तो हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में कि इसका पहला जो टाइप होगा वो होगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिएगा। और कोऑर्डिनेट वैसा कंजंक्शन है जो किस ट्रिक से पढ़ाए थे, फैन बॉयज से। जो आज पहली बार वीडियो को देख रहा है वो इसको नोट कीजिए कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम उसको बोलेंगे जो फैन बॉयज में आएगा। तो एफ से क्या होगा, फॉर, ए से क्या होगा, एंड, एन से क्या होगा, नॉर, बी से क्या होगा, बट, ओ से क्या होगा, और, ठीक है, और एस से क्या होगा, सो। तो ये जितना भी कंजंक्शन है इसमें जो दिख रहा है ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्लियर है। अब यहाँ पे जानना है कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसका काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि हम लोग जब अभी बेसिक में पढ़े फंक्शन, तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो पहला काम है क्या बनाना, क्लाउज बनाना। कौन क्लाउज बनाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज बनाएगा, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्लियर है। दूसरा काम इसका है टू ज्वाइन। अब कंजंक्शन है तो जोड़ेगा ही, टू ज्वाइन सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस लाइन का मतलब क्या है देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। सेम रैंक का स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, जब हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में बेसिक में तो देखे थे क्या कि स्ट्रक्चर के आधार पे तीन होता है, सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो जो कंपाउंड था वो कोऑर्डिनेट क्लाउज था, पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
तो जब ये जोड़ेगा तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। और सेम रैंक का स्ट्रक्चर कैसे जोड़ेगा, तो आइए इसको एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी आएगा, इसका दो काम है। पहला काम क्लाउज बनाना, कौन सा क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। दूसरा इसका काम है जब भी जोड़ेगा तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। और सेम रैंक का स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ ही ये आएगा, मतलब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, क्लियर है। अगर ये ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर ये दो नाउन को जोड़ रहा है तो दो नाउन को जोड़ेगा। अगर ये दो वर्ब को जोड़ रहा है तो दो वर्ब को जोड़ेगा। सेम रैंक स्ट्रक्चर कहने का मतलब यही होता है कि दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा या दो सेम स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ देगा या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज में से कोई भी आएगा तो या तो ये सब्जेक्ट के साथ है तो दूसरा भी सब्जेक्ट, यानी दो चीज आएगा। जोड़ने के लिए आएगा तो दो चीज चाहिए, बीच में आएगा तो एक पहले एक बाद में, दोनों को जोड़ेगा। तो पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट, पहले नाउन है तो बाद में भी नाउन, यानी ये सेम चीज़ को जोड़ता है, अलग अलग चीज़ को नहीं जोड़ेगा। पहले वर्ब है तो बाद में भी वर्ब को जोड़ेगा, पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव, पहले एडवर्ब है तो बाद में भी एडवर्ब, पहले प्रीपोजिशन है तो बाद में भी प्रीपोजिशन ही होना चाहिए। तो ये सेम रैंक स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट जब भी आएगा ये सेम चीज़ को जोड़ेगा, क्लियर है। अब सेम चीज़ को कैसे जोड़ेगा, इसको एग्जाम्पल पे आके हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, नाउन को नाउन से कैसे जोड़ेगा। ये हम लोग बेसिक में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग जब जैसे ही इसका एडवांस चैप्टर पे आएंगे, जब कंजंक्शन चैप्टर स्पेशली पढ़ाया जाएगा, उस समय बताया जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी 4 टाइप का होता है, क्लियर है। अभी हम लोग को केवल बेसिक में जानना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या है। तो इसका दो काम है, क्लाउज बनाना और दूसरा सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ना। यही दो चीज़ अभी जान के चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल कैसे इसका आएगा एग्जाम में, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है, दिस मैन इज रिच बट माइजर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, दीज पीपुल आर वीक एंड कोवार्ड। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आप लोग को आएगा कि आखिर इसको कैसे बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग चलेंगे वर्ब पे। तो आइए, यहाँ वर्ब और यहाँ वर्ब समझ में आ गया होगा। बी का फॉर्म है तो कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग। यहाँ भी बी का फॉर्म है तो क्या हो गया, लिंकिंग। अब ये बताने का जरूरत नहीं लग रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा। सब्जेक्ट कौन है, तो लीजिए ये मैन, क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है। सब्जेक्ट के जगह दो चैप्टर से आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। मैन किसी का नाम ही होगा तो नाउन हो गया, ठीक है। मैन क्या है, कॉमन नाउन है। राम मैन हो सकता है, तो राम किस टाइप का नाम है, तो मैन टाइप का नाम है। तो जब भी नाउन का बात होगा वो सब्जेक्ट होगा, या प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ बात किसका कर रहा है, दिस पीपुल का। तो पीपुल क्या हो गया, नाउन, क्योंकि पीपुल से किसी नेम का बोध होता है। तो जब किसी नेम का बोध होगा तो वो नाउन कहलाएगा। और सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन में से दो है चैप्टर आएगा तो नाउन हो गया ये, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट चेक करते थे, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए, रिच क्या है भाई, तो सबको पता है रिच विशेषता बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो लीजिए ये विशेषता किसका बता रहा है, इस मैन का, क्योंकि बताया गया था सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। तो मैन ही रिच है, रिच ही कौन है, मैन है। अब आगे बढ़ने पे हमको आया नज़र कंजंक्शन, बट अब कंजंक्शन क्या है, हम बताए थे क्या कि ये जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ेगा,
सेम रैंक स्ट्रक्चर करने का मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है माइजर, ये किसके लिए लिखा हुआ है? मैन के लिए ही। तो यहाँ पे वर्ब एक ही है, यानी कि कहने का मतलब कि जब ये कॉम्प्लीमेंट बना तो इसके बाद जो आ रहा है ये भी कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो अलग से वर्ब है नहीं। तो दिस मैन इज माइजर और दिस मैन इज रिच, यानी कि बताया क्या थे आपको पहले भी कि दो वर्ब अगर आए तो वो कॉमन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर दिस मैन इज रिच लिखा हुआ है, अब बट के बाद फिर लिखना पड़ता है दिस मैन इज माइजर, तो दिस मैन और इज क्या हो गया? कॉमन हो गया, डायरेक्ट माइजर लिखा गया। क्लियर है? तो ये जो माइजर है इसी के लिए आया होगा, मैन के लिए ही, और इज इसी के लिए आया होगा, यानी कॉमन था तो दूसरा बार नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे रिच कॉम्प्लीमेंट था और माइजर भी कॉम्प्लीमेंट था, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट। क्लियर है? तो बोले क्या था कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जितना भी है फैन वॉइस का, वो सेम चीज़ को जोड़ेगा। तो पहले अगर इसके कॉम्प्लीमेंट है तो बाद में भी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव बनेगा। अब ध्यान से देखना है कि जो पहले वाला कॉम्प्लीमेंट था वो क्या था? एडजेक्टिव। तो बाद वाला कॉम्प्लीमेंट को भी एडजेक्टिव ही होना होगा। सेम रैंक करने का मतलब यही होता है कि नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट पहले अगर एडजेक्टिव है तो बाद वाला कॉम्प्लीमेंट भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। पहले वाला कॉम्प्लीमेंट नाउन होता तो बाद वाला भी नाउन ही हो जाता। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमको नाउन प्रोनाउन का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बट के पहले, तो बट के बाद भी सेम रैंक आना चाहिए, यानी एडजेक्टिव आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्योंकि ये रिच कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव ही आएगा। तो लीजिए, अब माइजर क्या है भाई? तो याद रखिएगा, यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिएगा, ये तीन वर्ड को याद करके चलिए अभी। माइजर, कोवार्ड और फुल, ये तीनों का तीनों भाई नाउन है। ठीक है? तीनों का तीनों क्या है? नाउन है। अब इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो एलवाई लगा दीजिए, माइजरली, कोवार्डली, और फुल में एलवाई नहीं लगाइएगा, फुल का होता है फुलिश। लीजिए, ये एडजेक्टिव बन गया। तीनों वर्ड को याद करके रखना है। तो माइजर नाउन है, कोवार्ड नाउन है, फुल क्या है? नाउन है। इससे अगर एडजेक्टिव बनाना है तो माइजरली, इससे एडजेक्टिव बनाना है कोवार्डली, और इससे एडजेक्टिव बनाना है तो फुलिश। ठीक है? क्लियर हुआ? अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है। ये माइजर अपने आप में नाउन है, कॉम्प्लीमेंट सही है, लेकिन बट कंजंक्शन क्या कहता है? दोनों तरफ सेम रैंक का कंजंक्शन, सॉरी, होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। इधर एडजेक्टिव है तो इधर एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइजरली। क्लियर हुआ? अब आप लोग कहिएगा कि सर बट के पहले जो ये एडजेक्टिव था, ये कॉम्प्लीमेंट को, रिच को नाउन का है नहीं बना दिया? इसको नाउन बना देते तो ये पहले से नाउन था तो दोनों ये भी नाउन हो जाता है, ये भी नाउन हो जाता है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन याद क्या रखिएगा कि जब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट से किसके तरफ जाते हैं? राइट की तरफ। तो जैसे ही यहाँ से बढ़ने तो ये सही हमको मिल गया, तो इस पोजीशन में गलत नहीं करना है। तब इधर आगे बढ़े तो इस पोजीशन में गलत है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट टू राइट के कारण हम लोग को बाद वाले को ज़्यादा सही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसको सही करते तो गलत हो जाता, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से किसके तरफ जाएंगे? राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो राइट में होगा उसको ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे आंसर के लिए। क्लियर है? आया समझ में? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो दीज पीपुल आर बिग, तो लिंकिंग वर्ब तो बात बिग हो गया। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट 3 चैप्टर से, तो बिग किसी का नाम नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। बिग विशेषता बताता है, तो विशेषता किसका बता रहा है? पीपुल का। एंड क्या है भाई हमारे पास? अभी बताए थे कि एंड कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम चीज़ को जोड़ता है। तो एंड के पहले कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव आ रहा है, तो एंड के बाद भी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा और एडजेक्टिव ही आएगा। एंड के पहले कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन होता तो एंड के बाद कॉम्प्लीमेंट नाउन लिखना पड़ता है। ये एडजेक्टिव है तो क्या बताए थे? इसको अगर नाउन बना सकते तो भी सही हो जाता, लेकिन हमारा जो इंग्लिश का पढ़ने का लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट वाला सही हो गया, राइट वाला को गलत करेंगे। इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या कर देंगे? कोवार्डली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
आया समझ में? चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो समझ में आप लोग को आ गया, इससे एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। तो फैन बॉयज जब भी आएगा सेम रैंक स्ट्रक्चर जो रहेगा। सेम रैंक कहने का मतलब दिमाग में रख लीजिए, नाउन है पहले तो बाद में भी नाउन, वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, पहले सब्जेक्ट तो बाद में सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट तो बाद में ऑब्जेक्ट, पहले कॉम्प्लीमेंट तो बाद में कॉम्प्लीमेंट, और पहले कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव तो बाद में भी कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव ही आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको लिखिए ताकि आगे बढ़ा जाए। एक आध क्वेश्चन और दिया जाए इस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताइए कमेंट में। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम समझ में आया कि नहीं आया? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या काम होता है? ठीक है, और ये तीनों याद रख लीजिएगा। माइजर नाउन है, कोवार्ड और फुल, ये तीनों नाउन है। इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो एलवाई लगाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लीजिएगा, पिछले चैप्टर में छूट गया था क्या, कि अगर नाउन में एलवाई लगाइएगा तो वो बनेगा एडजेक्टिव। जैसे अभी हम लोग लगा रहे थे वहाँ पे माइजर नाउन और एलवाई लगा रहे थे तो बन जा रहा था क्या, ये एडजेक्टिव बन गया। माइजर मतलब नाउन में एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। एक और चीज़ यहाँ याद रख लीजिएगा कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनेगा, लेकिन उस एडजेक्टिव में एलवाई लगाना है जिस एडजेक्टिव में एलवाई नहीं हो पहले से। अब ये माइजर में एलवाई लगा के एडजेक्टिव बना है, अब ऐसा नहीं कि ई एलवाई एडजेक्टिव हो गया तो फिर इसमें एलवाई लगा के एडवर्ब बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको एडजेक्टिव में एलवाई लगाने के लिए एडवर्ब बनाना है, लेकिन उस एडजेक्टिव में जिसमें पहले से एलवाई नहीं होगा। क्लियर है? नाउन में एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव में नहीं लगा दीजिएगा। अब जैसे देखिए, स्लो एडजेक्टिव है, अब इसमें एलवाई नहीं था, अब इनमें एलवाई लगाएंगे तो ये बन गया एडवर्ब। लेकिन ऐसा नहीं कि माइजरली में एलवाई लगा के फिर एडवर्ब बना दीजिए, गड़बड़ा जाएगा वो काम। और जैसे फ्रेंड क्या है भाई, नाउन, अब नाउन में एलवाई लगा दीजिए तो एडजेक्टिव। क्लियर है? इसका मतलब एलवाई लगाने के बाद एडजेक्टिव बन गया, फिर एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा? नहीं, जिस एडजेक्टिव में एलवाई लग जाएगा उसमें एलवाई मत लगा के एडवर्ब बनाइएगा। आया समझ में? चलिए, तो हमारे पास नाउन में एलवाई लगाइएगा तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाइएगा तो एडवर्ब। तो यहाँ पे हम लोग माइजर नाउन में एलवाई लगाए तो एडजेक्टिव बन गया, कोबार्ड में एलवाई लगाए तो एडजेक्टिव बन गया। फुल में एलवाई नहीं लगता है, फुल का प्री डिफाइंड एडजेक्टिव पहले से बना हुआ है, फुलिश, तो वो आपका एडजेक्टिव फुलिश हो गया, फुल्ली नहीं लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बेसिक में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं? बेसिक से क्या बेनिफिट हो रहा है आप लोग को पहचानने तो आ गया होगा लगभग आपको सेंटेंस में 70%। चलिए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगला सब ऑर्डिनेट। इसका जो दूसरा टाइप है वो है कौन सा, सब ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्ट फैन बॉयज। वैसा कंजंक्शन जो फैन बॉयज को छोड़ के बच जाए। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर। फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो को छोड़ के जो भी कंजंक्शन बच जाएगा सब किस में आ जाएगा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ जाएगा। जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, इफ, इन केस, वेदर, दैट, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा एज। ठीक है, इन केस हो ही गया, इफ हो ही गया, हाउ हो ही गया, व्हेन हो ही गया, व्हाट,
ATC कर दीजिए। सीधा याद रखिए कि दुनिया का कोई भी कंजंक्शन जो फैन बॉयज में नहीं आएगा वो किस में आएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आएगा। क्लियर है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम लोग को क्या पढ़ना है, फंक्शन मतलब काम। तो इसका भी दो काम, पहला क्या बनाना, क्लाउज बनाना। कौन सा क्लाउज बनाना भाई, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाएगा। क्लियर है। और इसका दूसरा क्या है कि ये जब सेंटेंस में आएगा ना, यूज इन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। अब इसका यूज अलग अलग प्रकार से किया जाता है वाक्य में। किसका, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। क्लियर है। तो एक आध कंजंक्शन हम लेके चलते हैं, आप लोग को उस पर समझाते हैं। बाकी कंजंक्शन को जब कंजंक्शन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। तो इसमें से एक या दो कंजंक्शन को हम पिक करते हैं और उसको समझाते हैं कि कैसे बिना रूल्स पर एग्जाम में इसको बनाना है। ठीक है। तो आइए, ये समझ में आ ही गया होगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या है, क्लाउज बनाना। और दूसरा काम क्या है कि इसका यूज अलग अलग टाइप से होता है। तो कैसे अलग अलग टाइप से होगा, तो आइए एक या दो पिक करके इसको हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कौन क्लाउज बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो एक आपको देते हैं, हम एक पिक करते हैं। कौन कंजंक्शन किया जाए पिक, चलिए वेदर को पिक करते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है वेदर में सबको। ठीक है। तो वेदर को पिक करते हैं। तो वेदर भाई क्या बताता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में अनिश्चितता बताना हो, जिसके बारे में वो निश्चित नहीं है कोई पर्सन, तो आप कौन सा कंजंक्शन से उस क्लाउज को जोड़िएगा, वेदर से। ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर निश्चित होगा तो क्या होगा, तो लीजिए एक और कंजंक्शन आ गया, दैट सर्टेनिटी। ये निश्चितता को बताएगा। तो जब अनिश्चितता सेंटेंस में होगा तो वेदर, जब निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी अगर आ जाए, मतलब समझ जाइए कि निश्चित हो गया वो काम, तो किससे जोड़ना है, दैट से। अब कैसे होगा, तो एक आध दो सेंटेंस हम देते हैं, समझ जाइएगा उसी पर। आई डोंट नो डैश ही विल सक्सीड। दूसरा क्वेश्चन, आई हैव नो डाउट डैश ही विल सक्सीड। तीसरा, आई हैव सम डाउट डैश ही विल सक्सीड। और चौथा एग्जाम्पल है, नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है, आई हैव लिटिल डाउट डैश ही विल सक्सीड। चलिए, अब यहाँ पे आएगा, यही दो ऑप्शन आपके पास हम दे दिए, तो या तो वेदर लगाइए या तो दैट लगाइए कंजंक्शन के रूप। अब यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो बाद वाले को सबऑर्डिनेट क्लाउज बना देगा, क्योंकि ये तो बहुत बार पढ़े हुए हैं। जो क्लाउज बच जाएगा उसको मेन क्लाउज बोलेंगे। तो लीजिए, ये मेन क्लाउज हो गया। इसमें या तो दैट आएगा या तो वेदर आएगा, और दैट और वेदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके साथ लगेगा उस क्लाउज को बना देगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लियर है। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाएगा तो हम लोग को चेक करना है चारों सेंटेंस में कि क्या इस सेंटेंस से, यानी सॉरी ये क्लाउज होगा, तो इस क्लाउज से, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा तो ये क्लाउज बन जाएगा, तो इस क्लाउज से अगर अनसर्टेनिटी का बात होगा तो वेदर, और इस क्लाउज से सर्टेनिटी निश्चितता का बात होगा तो दैट। जल्दी से आंसर दीजिए चेक करके, या एक क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं फिर आप लोग देखिएगा। आई डोंट नो, आई क्या बोला, मुझे नहीं पता है।
मुझे नहीं पता है, ही विल सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल होना, वह सफल होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता है। नहीं पता है तो निश्चित बात बोल रहा है कि अनिश्चित? अनिश्चित है, उसको नहीं पता है इस बारे में, यानी वो अनसर्टेन है कि सर्टेन है? आई, तो आई अनसर्टेन है कि वो सफल होगा कि नहीं, हमको आई डोंट नो, शुरू में बोल दिया आई डोंट नो। तो जब इसको पता नहीं है तो ये बात सर्टेन हुआ या अनसर्टेन? तो अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन हो गया तो क्या लगा देंगे? वेदर लगा देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है? आई हैव नो डाउट। आई को डाउट है कि नहीं है? नहीं है डाउट। अब जब डाउट नहीं है तो सफल होगा कि नहीं होगा? तो होगा। आई क्या कहना चाह रहा है कि आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो सफल होगा। यानी वो क्या कहना चाह रहा है दूसरे शब्दों में कि वो सफल होगा। यानी ये सेंटेंस निश्चित है आई के लिए, क्योंकि आई के मन में कोई डाउट नहीं है। तब डाउट नहीं है तो सफल होगा ही इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो जब डाउट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो बात सर्टेन यानी निश्चित बात बोल रहा है कि वो सफल होगा। तो क्या लगा दीजिए? दैट। क्लियर? केवल कॉमन सेंस का यूज करना है इंग्लिश में, कॉमन सेंस का यूज कीजिए, लैंग्वेज में सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि वेदर यहाँ लगेगा तो वहाँ लगेगा। केवल याद रखिए वेदर का काम है अनसर्टेनिटी दिखाना, जब भी आएगा अनसर्टेनिटी दिखाएगा। दैट जब भी आएगा सर्टेनिटी दिखाएगा। आई हैव सम डाउट, अब आई के पास कुछ डाउट है कि नहीं है? तो लीजिए है। अब आई के पास डाउट हो गया तो क्या कहना चाह रहा है कि हम बात निश्चितता बोल रहे हैं कि अनिश्चित बात बोल रहे हैं? तो निश्चित कैसे बोल देगा जब डाउट है? तो उसको पता नहीं है कि ही विल सक्सीड यानी ही सक्सीड होगा कि नहीं होगा। यानी आई के पास अब डाउट आ गया, जब डाउट आ गया तो निश्चित कैसे होगा? तो लीजिए वेदर। यहाँ आइए, आई हैव लिटिल डाउट। पढ़ाए थे बेसिक क्लास में पीछे कि लिटिल का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं? निगेटिव सेंस में, बताए थे ना। यानी आई के पास डाउट है कि नहीं है तो निगेटिव सेंस लिटिल देता है, यानी नहीं है। तो जब आई के पास डाउट नहीं है तो यानी कि ये बात सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित के लिए क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। तो इस टाइप से हम पढ़ाएंगे आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब चैप्टर इसका पढ़ाएंगे तो ये वेदर का प्रयोग कब करेंगे, दैट का प्रयोग कब करेंगे, इफ का प्रयोग कब करेंगे, इफ यहाँ क्यों नहीं लग सकता है। क्लियर है? सारा चीज बताया जाएगा। इफ और इन केस में रिलेशन क्या है, व्हेन और दैट में रिलेशन क्या है, सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस केवल बेसिक चीज को याद रखिए कि कौन क्लाउज है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन मेन क्लाउज है, कौन कोऑर्डिनेट क्लाउज है। केवल ये बात को याद रखिए। ठीक है, तो चलिए इस चारों एग्जाम्पल के बाद एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड और देखा जाए ताकि इसका पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड ताकि इससे क्या क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है? पचमा, दे आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न। ठीक है, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तब आपके सामने क्या हो गया? दे आस्क्ड हिम और ही वुड रिटर्न। ठीक है, क्लियर? इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया एक, दे आस्क्ड हिम दैट लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ हो गया एक क्लाउज और कंजंक्शन, एक और दो कंजंक्शन आ रहा है सेकंड वाले क्लाउज को जोड़ने के लिए। अब दैट भी सबऑर्डिनेट है और आपका व्हेन भी सबऑर्डिनेट है, दोनों सबऑर्डिनेट है और जोड़ना है किसको? इस क्लाउज को।
इसी क्लाउज को ना जोड़ना है। तो इसके साथ आएगा तो सब ऑर्डिनेट, और जो बच जाएगा वो कौन क्लाउज, मेन क्लाउज। और सब ऑर्डिनेट क्लाउज के लिए दो कंजंक्शन कैसे आ जाएगा, कोई एक ही कंजंक्शन आएगा। तो याद रखिएगा कि WH के साथ कभी भी दैट का यूज नहीं कीजिएगा। अगर WH जो कंजंक्शन के रूप में आ जाए, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, अगर उसके साथ दैट नहीं लगाइएगा। क्यों? क्योंकि WH का अपना फंक्शन होता है खुद का, तभी वो सेंटेंस में आता है कंजंक्शन के रूप में। तो व्हेन का काम क्या है भाई, बताना, तो टाइम बताना। तो दैट से हम टाइम नहीं बता सकते थे, तो WH का अपना फंक्शन है, और WH आ गया तो दैट कभी नहीं लगाइएगा। तो दो कंजंक्शन एक ही क्लाउज के लिए नहीं लिखा जा सकता है। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है बहुत बार, ये भी बात को याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं जो आपका होमवर्क रहेगा आज का, इसको आप लोग आंसर बताइएगा, तब इसका कल डिस्कशन किया जाएगा। चलिए इसमें देखना है कौन सा वर्ड एरर है, ठीक है। इस 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW रहेगा आज के लिए होमवर्क। ये कल आप लोग को बना के लाना है, ठीक है। कल बताना है इसका आंसर, या अभी भी आप आंसर दे सकते हैं इसका, कोई नहीं, कल हम डिस्कस इसका करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक। तो चलिए कंजंक्शन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और कंजंक्शन के टाइप नंबर 3 में चलते हैं। तो एक टाइप हम लोग पढ़ लिए कोऑर्डिनेट, और एक पढ़ लिए हम लोग सब ऑर्डिनेट। आइए, तो तीसरा जो टाइप है इसका को रिलेटिव बोलते हैं हम लोग इसको, को रिलेटिव कंजंक्शन। और को रिलेटिव कंजंक्शन है ना, ये पेयर में आता है, जोड़ा में, याद रखिएगा। को रिलेटिव कंजंक्शन किस में आता है, पेयर में आता है, जोड़ा में आता है। लिख लिए होंगे ये क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो कोरिलेटिव पेयर में आएगा, तो इसका पहला एग्जांपल हो गया आपका, देखिए, नीदर नॉर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए इसका नीदर का पेयर कौन हो गया, नॉर। अब देखिएगा इसमें एक्चुअल में जो कंजंक्शन होता है ना, ये है बट और नॉर, ये पढ़े क्या होंगे आप लोग। तो ये कंजंक्शन किसका पार्ट है भाई, तो शुरू में पढ़े कोऑर्डिनेट, और इसी का ही पेयर हो जाता है। तो नॉर के साथ नीदर, या नीदर के साथ नॉर हम लोग बोल दे देते हैं, इधर के साथ और, या इधर और के साथ इधर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, या बट ऑल्सो के साथ नॉट ओनली, लेकिन एक्चुअल कंजंक्शन उधर वाला है। अब होता क्या है कि ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट से बना है, और कोऑर्डिनेट का काम क्या है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का। तो ये को रिलेटिव तो बना हुआ है, लेकिन आया कहाँ से, कोऑर्डिनेट से ही आया है। तो कोऑर्डिनेट से आने के कारण ये भी सेम रैंक के स्ट्रक्चर को ही जोड़ेगा। और सेम रैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट 20 या 25 मिनट पहले हम लोग इसका डिस्कस किए हैं, क्लियर है। तो ये नॉर और बट ऑल्सो, ये एक्चुअल कंजंक्शन और इसका ये पार्ट है। तो ये आपका प्रोनाउन या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं, जब पढ़ाएंगे तो आगे बताएंगे, ठीक है। तो नीदर का पेयर हो गया नॉर, या नॉर का पेयर हो गया नीदर, लेकिन एक्चुअल कंजंक्शन कौन है, नॉर। नॉर कहाँ से आया, कोऑर्डिनेट से आया है, इसीलिए ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। यानी कि अगर नीदर और नॉर दोनों को लिखा जाए, तो अगर नॉर वर्ब के पहले है तो नीदर भी वर्ब, नीदर वर्ब के पहले है तो नॉर भी वर्ब के पहले होना चाहिए, क्लियर है। तो आइए सेंटेंस से इसको समझते हैं कि कैसे ये दोनों सेम रैंक के स्ट्रक्चर आएगा। सेम रैंक करने का मतलब, अगर ये सब्जेक्ट के पहले है तो ये भी सब्जेक्ट के पहले, ये नाउन के पहले तो ये भी नाउन के पहले, दोनों को सेम रैंक के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ना है। मतलब दोनों को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले रखना है। जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग कर रहे थे, तो कोऑर्डिनेट में सिंगल कंजंक्शन आ रहा था, यहाँ पेयर वाला आएगा, बस इसी को कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, क्लियर। कोरिलेटिव, रिलेशन के साथ बताना है, क्लियर। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल इससे, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
हमारे क्वेश्चन जो शुरू में दिए थे उसको भी डिस्कस करना है आज। तो आइए, आपका क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, वी कैन नीदर स्पीक इंग्लिश नॉर हिंदी। नीदर और नॉर का मतलब होता है ना तो ये होगा ना तो वो होगा, जिसके पहले आएगा दोनों को निगेटिव कर देगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं स्पीक क्या है, वर्ब। कैन हो गया, इसका हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब। बी सब्जेक्ट हो गया कि बोलने का काम कर रहा है तो बी। सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, बी किसी का नाम नहीं है तो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्पीक कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब की हेल्प लिंकिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या किससे रिप्लाई पूछना है, वाट या हूँ। तो बी कैन स्पीक वाट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो लीजिए इंग्लिश। और एक और ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ रहा है क्योंकि ये स्पीक के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकता है, बोले थे कि दो वाट वाट वाला आ सकता है, तो बी कैन स्पीक वाट और बी कैन स्पीक वाट। यहाँ भी वाट का आंसर आया। और हम कल ही डिस्कस किए थे कि वाट वाला दो गो आ सकता है ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में क्या रहना चाहिए, कंजंक्शन। क्लियर, कल ही बताए थे कि दो वाट वाला आ सकता है ऑब्जेक्ट, बीच में क्या रहना चाहिए, कंजंक्शन। अब ये जो नॉर है ये कोऑर्डिनेट है कि को रिलेटिव है, तो भाई नीदर के साथ आ रहा है तो को रिलेटिव है, नीदर के साथ आ रहा है तो को रिलेटिव है। क्लियर, अब हमको चेक करना क्या है कि नॉर किसके पहले है, ऑब्जेक्ट। तो नीदर भी किसके पहले रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पहले। नीदर किसके पहले है, वर्ब के पहले। अब चेक करना क्या है, देखते हैं। अगर हम नीदर को सही मान लेते हैं, ध्यान से बात को मेरा देखिए, क्योंकि हम ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नीदर को सही मान लिया, नीदर किसके पहले है, वर्ब के पहले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर को वर्ब के पहले करना पड़ेगा, क्योंकि को रिलेटिव क्या कहता है, सेम रैंक के साथ आना चाहिए। क्या कोई दूसरा वर्ब है जिसके पहले नॉर को रखा जाए, तो वर्ब नहीं है, दूसरा वर्ब नहीं है। तो नॉर का पोजीशन तो यहीं रह जाएगा भाई। अब जो लेफ्ट से राइट जा रहे थे अब आना पड़ेगा उल्टा घूम के, क्योंकि उधर कोई गलती नहीं मिला। अगर इधर से जाते समय इधर गलती मिल जाए लेफ्ट से राइट की तरफ तो उधर ही आंसर मार के रुक जाइएगा, लेकिन अगर उधर आंसर नहीं मिले तो वापस फिर तो आना पड़ेगा ना। तो अगर हम नॉर को उठा के वर्ब के पहले रख सकते, कोई और वर्ब होता तो नॉर भी वर्ब के पहले हो जाता, नीदर पहले से वर्ब के पहले था, सही हो जाता। लेकिन नॉर को नहीं रख सकते क्योंकि वर्ब है ही नहीं। तो जब वर्ब नहीं है तो चेक करेंगे कि नीदर किसके पहले है, ऑब्जेक्ट। और क्या कोई और ऑब्जेक्ट है जिसमें नीदर को उठा के रख दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाए, तो हाँ है ऑब्जेक्ट। तो लीजिए, तो नीदर को यहां से उठा के यहां रख दीजिए, तो नीदर भी हो गया ऑब्जेक्ट और नॉर भी हो गया ऑब्जेक्ट। यानी हमारा आंसर किस वर्ड में गलत था, नीदर वाले पार्ट में गलत था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, मोहन विल इधर गो टू जयपुर और टू दिल्ली। इधर दिख रहा है, देखो तो लास्ट में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बिल हो गया हेल्पिंग वर्ब, गो हो गया वर्ब, एक्शन वर्ब। अब एक्शन हो रहा है लेकिन क्या इससे कोई वाट या हुम आएगा, गो वाट क्या जाएंगे, गो हुम किसको जाएंगे, तो गो अपने बाद तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो ये जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता उसको हम लोग बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब जब पढ़ाएंगे तो सिखा देंगे। आगे बढ़ने पर टू हमको क्या मिला था, सबको पता है, टू प्रीपोजिशन। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो गया तो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो है तो ऑब्जेक्ट ही ना, चाहे वो वर्ब का हो चाहे प्रीपोजिशन का हो, ऑब्जेक्ट तो नाउन ही प्रोनाउन हो सकता है। तो लीजिए टू का ये ऑब्जेक्ट और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है, तो और के बाद भी आ रहा है सेम चीज। देखते हैं क्या, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, तो दिल्ली के पहले क्या लगा हुआ है, टू, तो इसका भी प्रीपोजिशन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात को देखना है यहाँ पे कि ये और किसके पहले लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के पहले लगा हुआ है।
और इसका पेयर जो इधर है किसके पहले लगा हुआ है, वर्ब के पहले लगा हुआ है। ध्यान से बात को समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो ट्रिक है, दोनों को अभी हम समझा देंगे आपको। तो इधर गो वर्ब के पहले लगा हुआ है और लगा हुआ है टू प्रीपोजिशन के पहले, तो दोनों सेम के साथ हुआ क्या, तो नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो वर्ब खोजेंगे दूसरा, तो कोई दूसरा वर्ब तो है नहीं कि इस और को उसके पहले ले जाके रख देंगे तो दोनों वर्ब हो जाएगा। तो और को छोड़ देंगे, इधर को चेक करेंगे तो और किसके पहले है, प्रीपोजिशन के पहले, ठीक है। तो और प्रीपोजिशन के, तो इधर कहाँ कोई प्रीपोजिशन है तो मिल गया, लिख लीजिए। तो यहाँ प्रीपोजिशन था तो यहाँ पे लिख दिए इधर। क्लियर है, आया समझ में। तो ये भी प्रीपोजिशन के पहले और ये भी प्रीपोजिशन के पहले हो गया, दोनों प्रीपोजिशन के पहले हो गया। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो मोहन विल गो इधर टू जयपुर और टू दिल्ली। देखिए इसमें समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो भी हम आपको अभी समझा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या एक और चीज छिपा हुआ है। गो के बाद कहीं हम जाते हैं तो उस जगह पे जाने के लिए प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ता है, क्योंकि टू क्या करता है, डेस्टिनेशन को दिखाता है। टू पटना, टू दिल्ली, टू जयपुर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जाने का काम दो जगह हो रहा है, एक जयपुर या दिल्ली, ठीक है। यानी जाने के लिए दो प्रीपोजिशन लिखना पड़ा, एक प्रीपोजिशन यानी जयपुर के लिए डेस्टिनेशन और एक दिल्ली के लिए डेस्टिनेशन। और आपको बहुतों बार पढ़ा चुके हैं कि अगर एक ही वर्ड दोबारा सेम काम के लिए आएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन के लिए आया था जयपुर के लिए, यानी डेस्टिनेशन यानी किसी डेस्टिनेशन को बता रहा है। यहाँ टू डेस्टिनेशन दिल्ली को बता रहा था, दोनों जगह तो टू डेस्टिनेशन का काम कर रहा है ना। तो एक जगह टू काट देंगे, कौन वाला, बाद वाला, यानी टू दिल्ली के पहले छुप गया। क्लियर। इस क्वेश्चन में टू नहीं था, हम टू जानबूझ के दिए थे ताकि आप लोग को समझा सके इस क्वेश्चन को। अब देखना क्या है कि और किसके पहले है भाई, अब प्रीपोजिशन के पहले है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो टू हाइड हो गया, छिप गया। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ तो टू नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन टू का ही ऑब्जेक्ट है, टू को कॉमन मान लिया गया दोनों जगह, ठीक। ये भी ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, और ये टू यहाँ लिखा नहीं गया, क्यों, कॉमन हो गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये और प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है कि ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो लीजिए इस इधर को कहाँ लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के पहले। तो मोहन विल गो टू इधर जयपुर और दिल्ली, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। इसको क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो फिर से लिखिएगा कमेंट में, हम जरूर इसको फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया, कोई इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं था। यहाँ पे टू कॉमन मान लिए, कॉमन मानिए तो ये हाइड हो गया तो और किसके पहले आ गया, ऑब्जेक्ट। तो हमको सेम रैंक के पहले जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट के पहले जोड़ेंगे। तो इधर का पोजीशन कहाँ रखेंगे, वर्ब के पहले कि टू के पहले कि इस ऑब्जेक्ट के पहले, तो ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं रहने दीजिए। जो क्वेश्चन था उसका डिस्कशन कर दिया जाए क्या, अभी टाइम कितना हो गया, 44 मिनट 44। चलो 5 मिनट में डिस्कस कर देते हैं उस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, I डैश 50 एनोनिमस लेटर्स सिंस लास्ट मंथ। चलिए देखते हैं। याद क्या रखना है, सिंस जब भी वाक्य में आएगा तो इसके लिए दो सेंटेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब आप कहिए कि सर हम तो पढ़े हैं ज़िंदगी भर की सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप भूल जाइए उस चीज़ को, ज़िंदगी भर पढ़े आज से चेंज कर लीजिए। सिंस का प्रयोग जब भी आएगा तो सिंस का प्रयोग जब टाइम के साथ आएगा तो दो सेंटेंस में करेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या था? एक था आपका हैव रिसीव्ड, ठीक है, एक क्या था हैव बीन रिसीविंग, एक क्या था रिसीव्ड, और एक क्या था, अच्छा कोई और ऑप्शन होगा, चलिए हमको याद नहीं आ रहा उतना ऑप्शन। तो देखते हैं क्या था। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये ऑप्शन हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये आंसर होगा ही नहीं। जो एक और बचा होगा वो भी आंसर नहीं होगा, तो यही दोनों में से आंसर होगा। अब आप लोग कहिए कि सर कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं? तो याद रखिएगा कि सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट तब लगाना है जब सेंटेंस में कोई रिजल्ट आपको मिल जाए, और जब कोई रिजल्ट नहीं मिले तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। क्लियर है? एक एग्जांपल से देखते हैं, इसको आपको उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। He has been watching movies since 2 PM। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? He has watched 3 movies since 2 PM। अब देखिएगा यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दोनों में सिंस आ रहा है टाइम के साथ, इसमें भी सिंस और इसमें भी सिंस आ रहा है टाइम के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि काम जारी रहेगा आगे तक। ठीक है, और अगर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिखेंगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा, तब भी काम जारी ही रहेगा। क्लियर है? यानी कि ये दोनों सेंटेंस कोई ना कोई बोला होगा। मान लीजिए इस बात बोला होगा कितना 3 बजे से, ये सेंटेंस दोनों बोला होगा 3 बजे बोला गया होगा कि ही क्या कर रहा है भाई, 2 बजे से मूवी देख रहा है, आगे भी देखेगा। ठीक, और इसका हिंदी होगा कि ही ने 3 मूवी 2 बजे से देख लिया है और आगे भी देखे। ऐसा नहीं कहिए कि 2 बजे से 3 मूवी देख लिया और खत्म हो गया देखने का काम। ये सिंस का काम ही है कि वो कंटिन्यू आगे काम होगा, लेकिन सिंस में होता क्या है कि एक जगह देखिए ऊपर वाला सेंटेंस में कोई रिजल्ट नहीं मिला, कि वो सीधा बात हो रहा है कि वो मूवीज देख रहा है, 1 गो देखा कि 2 गो देखा कि 3 गो देखा, कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस में क्या है कि 3 मूवी का रिजल्ट मिल चुका है, तो रिजल्ट मिल जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाइएगा, हैव हैज भी 3, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सिंस के साथ लगाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव हैज बीन भी 4, और दोनों में काम जारी ही रहेगा। इसमें क्या है कि वह 2 बजे से मूवी देख रहा है, अभी भी मूवी देखने का काम जारी ही है, हमको नहीं पता कै वो देखा इसलिए नो रिजल्ट। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि 2 बजे से जिस समय हम बोल रहे हैं बात को, अभी तक वो 3 मूवी देख लिया है, लेकिन आगे भी देखेगा ही, कभी रुका नहीं है काम। सिंस का यह मतलब होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, I डैश 50 एनोनिमस लेटर। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, जिसमें कोई नाम पता नहीं होता है। तो I ने 50 गुमनाम लेटर्स क्या किया है, रिसीव किया है सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीना से। तो पिछले महीना से 50 वो गुमनाम लेटर रिसीव किया है, तो रिजल्ट मिला कि नहीं मिला 50 लेटर का? तो मिल गया, तो आंसर आपका ये होगा। लेकिन अभी भी उसको गुमनाम लेटर रिसीव होगा कि नहीं होगा? तो होगा आगे। सिंस का यही मतलब होता है कि वो काम तो अभी जारी ही रहेगा। ठीक है, यही मत कर दीजिए कि काम खत्म हो गया। तो सिंस में क्या होता है, एक जगह काम में रिजल्ट नहीं होता है, एक जगह रिजल्ट होता है, लेकिन दोनों जगह काम जारी ही रहेगा, रिजल्ट मिले या नहीं मिले। रिजल्ट मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ रिजल्ट मिल गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग लिखे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज कंजंक्शन का पूरा बेसिक खत्म हो चुका है। कल हम लोग
प्रीपोजिशन का बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद और वर्ब बचा हुआ उसका देखेंगे, फिर हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे ताकि आप लोग को इस टाइप का जो क्वेश्चन है बिना रूल्स के हम बहुत जल्द सिखा सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी नहीं किए और आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, हमारे टीम के द्वारा जो भी वीडियो डाला जा रहा है या मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश या जीके जीएस का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर वीडियो जब भी आए या लाइव क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी करें। ठीक है, और एक चीज़ ये मैं आज पूछना ही चाहता था कि जीएस जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जीएस क्लास के लिए, तो क्या आप टाइम सजेस्ट कीजिए कि सर उस टाइम में लाइव क्लास उसको लाया जाए, क्योंकि 8 से 9 और 9 से 10 तो मैथ और इंग्लिश का फिक्स हो चुका है कि 8 से 9 चलेगा अभी डेली इंग्लिश और 9 से 10 चलेगा मैथ का क्लास। तो जीएस के लिए अगर आप लोग टाइम सजेस्ट करते हैं कॉमेंट में तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उस टाइम पर उसको जीएस का क्लास लाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कॉमेंट में कि मॉर्निंग का टाइम सूटेबल रहे या आफ्टरनून का या इवनिंग का या नाइट का। मतलब मेरे कहने का मतलब है 10 बजे के बाद भी आप लोग ले सकते हैं क्लास, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, लेकिन आप देखिएगा उसमें टाइम आप लोग का सबका टाइम मिक्स करके बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास जीएस का चलेगा। तो आप कमेंट में लिखिए जीएस का टाइमिंग आपको क्या चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।